नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छात्र आश्रम पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और इस ठंड में अपने पढ़ाई को क्या कर रहे होंगे, जारी रखे होंगे, रिवीजन लगातार कर रहे होंगे। और जो है आपका सिलेबस भी यहाँ पर क्रैश कोर्स जो निःशुल्क आप लोगों के लिए चल रहा है, वो भी जो है यहाँ पर अब गति पे है, जो अपने समय पर ख़त्म होने वाला है। आज जो है आपको साइंस का हम जो है 10वां चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं और जो है कुछ ही दिनों में साइंस आपका ख़त्म हो जाएगा। एसएस में सामाजिक विज्ञान में भी मैंने बहुत सारे सेगमेंट अर्थशास्त्र का हो, भूगोल का हो, उसको ख़त्म कर दिया है। मैथमेटिक्स गणित में भी ख़त्म कर दिया है। अभी कुछ दिनों में साइंस ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो है हम आपका आगे का और क्रैश कोर्स के दौरान जो जो भी सिलेबस है आपका, उसको हम ख़त्म करेंगे। तो चलिए, आज जो है आपका अगला चैप्टर है, 10वां चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है आपको मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इससे पहले हमने 9वें चैप्टर में आपको पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। उसमें जो है आप हमने दर्पण के बारे में बताया, दर्पण सूत्र के बारे में बताया, लेंस के बारे में बताया, लेंस के फॉर्मूलाज के बारे में बताया। वो चैप्टर के ही उसी चैप्टर से रिलेटेड उसी का एप्लीकेशन है, उसी का उपयोग के तहत ये चैप्टर दिया गया है आपको, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इसमें दो चैप्टर है इसमें, मानव नेत्र है एक है रंग बिरंगा संसार। एक बार पहले हम पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में और नेत्र के बाद जो है रंग बिरंगा संसार के कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे कि आकाश नीला क्यों होता है, कैसे होता है, नहीं होता है, इस सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो बस इस चैप्टर में आपको जितना यहाँ पर लिखा हुआ है इतना आपको पता होना एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इतना आपको नहीं पता है तो आपका एग्जाम जो है बढ़िया से नहीं जाने वाला है, क्वेश्चंस छूट जाएंगे। तो इतना ही आपको जो है ये बढ़िया से पता होना चाहिए, तो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो हो जाएंगे। इससे ज़्यादा पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना आपको पता होना ही चाहिए एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए। इतना ही आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको नोट्स जो बनाना है वो इतना में ही आपको ख़त्म है। नोट्स में इतने में ही आपका ये जो नोट्स है वो ख़त्म है। बस इसी को आपको 4 से 5 बार एग्जाम तक 5 से 7 बार रिवाइज करते रहना है। जो भी क्वेश्चन आएगा इसी के अंदर से आएगा और आपसे बन जाएगा। शॉर्ट आए, लॉन्ग आए, जो भी आए आपसे बन जाएगा इस तरह से, इससे क्वेश्चन आपका। तो क्या कहते हैं, चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में पहली बार कहा गया है, पहला टॉपिक है इसमें मानव नेत्र। तो मानव नेत्र के बारे में समझिए। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है जो कैमरे की भांति कार्य करता है। इसके मुख्य भाग हैं, इसके मुख्य भाग नीचे कुछ लिखे हुए हैं। पहले बात समझिए कि मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है। इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, 5 इंद्रियों के बारे में आपने सुना है, कान, नाक, आँख, मुंह, नाक और चमड़ा। ये जो स्किन होता है ये भी ज्ञानेंद्रिय के अंदर में आता है। तो जो है ये 5 जो है ज्ञानेंद्रिय हैं। कौन कौन है? आँख, कान, नाक, मुंह और चमड़ा। ये जो है ये ज्ञानेंद्रिय हैं, मतलब इंद्रियां हैं। इसी की मदद से हम किसी को सूंघते हैं, पता करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, इन सब चीज़ों से पता लगाते हैं। इसको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। तो ये ज्ञानेंद्रिय में हमारा सबसे मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है आँख। आँख देखने का काम करता है। और इसके यहाँ पर देखिए नीचे कुछ यहाँ पे फिगर्स दिया गया है, नीचे इस फोटोज़ में देखिए तो जो जो भाग है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आँख एक ऐसा ही गोल संरचना होता है, गोल संरचना होता है जो आपका ऊपर में दिखता है, उसके अंदर भी गोल बना हुआ है। जो आपको आँख के आगे दिखता है वो तो उतना गोल नहीं दिखता है, वो अंदर में जाकर के और गोल हुआ है और इस तरह का संरचना लिए हुए रहता है आँख। तो आँख के जस्ट पीछे यहाँ तो लेंस होता है, उसके जस्ट पीछे जो होता है वो रेटिना होता है। यहीं पर आपका फोटोज बनता है। किसी भी चीज़ को हम देखते हैं या आप देखते हैं तो क्या मतलब कि उसके आँख यहाँ से प्रकाश जाता है, लेंस जाता है और पीछे में जाकर के उसका रेटिना होता है। यहाँ पर ये रेटिना होता है, उस रेटिना पे जाकर के क्या बनाता है? फोटो बनाता है। फोटो के बाद जो है आगे देखिए अगला जो है परितारिका है। ये है परितारिका, ये जो लाइन की तरह बढ़ा हुआ देखते हैं उसी की तरह एक मांस बढ़ा हुआ रहता है। वो क्या करता है तो प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? कंट्रोल करता है। वो बढ़ करके क्या करेगा? पुतली को छोटा करेगा और बड़ा करेगा। ये परितारिका अपने लंबाई को बढ़ाते रहता है और घटाते रहता है। ये जो देख रहे हैं लंबा एक लाइन की तरह बढ़ा हुआ, आँख के फिगर को अगर आप देखिएगा एनसीईआरटी में या यूट्यूब में गूगल में सर्च मार के देखिएगा तो आपको ये सब दिखाई देगा स्पष्ट। यहाँ तो हमने हाथ से फिगर बनाया है। तो परितारिका ये है, ये क्या करता है? ये बड़ा होगा, कभी कभी छोटा होगा। तो क्या होता है? पुतली का साइज बड़ा होता है, छोटा होता है। उससे क्या होता है? अगर ज़्यादा प्रकाश आ गया, अगर ज़्यादा प्रकाश में आप चले गए तो आँख को उतना प्रकाश की जरूरत है नहीं, तो क्या करेगा? प्रकाश की मात्रा को कम करेगा। वही परितारिका को, जैसे ये परितारिका लगा है, ऐसे ऐसे छोटा होता है, ऐसे ऐसे बड़ा होता है। अगर ये जाएगा अंधेरे में तो ये क्या हो जाएगा? परितारिका ज़्यादा रोशनी चाहिए उसको, तो ज़्यादा रोशनी के लिए क्या करेगा? पुतली के साइज को बढ़ाएगा और ज़्यादा रोशनी उसके अंदर में घुस पाए इसके लिए वो क्या हो जाएगा? खुद को अपने आप को छोटा करेगा।
और अगर ज़्यादा प्रकाश में आप चले गए तो ज़्यादा प्रकाश चाहिए, नहीं तो खुद को बड़ा करके अब पुतली के साइज, ये है पुतली का साइज, इस पुतली के साइज को छोटा करेगा। यहाँ पर देखिए ये जो पुतली है, ये जो काला वाला, जो एक काला वाला बहुत छोटा काला वाला बीच में दिखता है, वो बड़ा होते रहता है, छोटा होते रहता है। आँख के काला वाला भाग है, काला वाला के भाग के बीच में भी एक काला वाला भाग होता है, गौर से आप देखिएगा तो वहाँ पे आपको दिखेगा वो काला वाला भाग वही बड़ा होते रहता है और छोटा होते रहता है, उसी को पुतली कहते हैं, उसी छेद को, वही काले वाले भाग को। और काले वाले भाग के ऊपर में यही परितारिका लगा रहता है। और सबसे आगे है कॉर्निया। सबसे आगे जो होता है वो कॉर्निया होता है, जो आप हाथ से ऐसे छूते हैं वो कॉर्निया है, वो सबसे आगे में कॉर्निया होता है। इसके बाद जो है ये हो गया कॉर्निया, और ये जो बीच में लगा होता है यही होता है लेंस, यही लेंस है। ये लेंस जो है यही आपको यहाँ पर मिरर में इमेज बनाने का काम करता है, इस रेटिना पर इमेज यानी प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। और ये है तंत्रिका तंत्र, ये जो भी प्रतिबिंब बना वो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हमारे ब्रेन तक जाता है, हमारे दिमाग तक जाता है, और दिमाग जो है उसको पता करता है कि कौन है नहीं है, दिमाग को पता चलता है कि क्या है नहीं है, ये सब चीज़ों को पता लगाता है वो। तो इमेज बना यहाँ पर, प्रतिबिंब बना इस रेटिना पर, और रेटिना कहाँ भेज दिया, इस तंत्रिका के माध्यम से दिमाग तक सिग्नल को भेज दिया। यही है आपका मोटा मोटी आँख का चित्र। अगर पूछे कि आँख के बारे में बताइए, तो अगर 5 मार्क्स में पूछे तो इस तरह से आप फिगर बना के ये सब लिख करके और इस सारी चीज़ों को बता सकते हैं इस लाइन से। अगर लॉन्ग में पूछे, शॉर्ट में कोई एक पूछे तो बता ही सकते हैं आप, और अगर लॉन्ग में पूछे तो इस तरह से एक सिंपल फिगर बना के 4-5 लेंस, परितारिका, कॉर्निया, रेटिना, ये सब दिखा करके आप क्या कर सकते हैं, एक बड़ा सा क्वेश्चन, और बता सकते हैं कि कॉर्निया क्या है, परितारिका क्या है, ये सब चीज़ें को आप बता सकते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर लॉन्ग में पूछे तब। तो देखिए पहला दिया है कि कॉर्निया नेत्र के सामने एक पारदर्शी हिस्सा है जिसे जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है, यही से प्रकाश जो है हमारे आंखों में प्रवेश करता है। ये पारदर्शी हिस्सा होता है आंख के सामने वाला, ये जो सामने जस्ट जो हाथ से अगर आप छुएंगे तो वही कॉर्निया ही आपसे वो हाथ में आएगा, आपको छूने पे दिखेगा। तो जो है नेत्र के सामने यही पारदर्शी हिस्सा जो होता है उसी को कॉर्निया कहते हैं, जो प्रकाश जिससे होकर के प्रकाश प्रवेश करता है। आगे है परितारिका। यह पुतली के आकार को नियंत्रित करती है और आंखों का रंग निर्धारित करती है। परितारिका जो है आंखों के रंग को, वही जो है पुतली, काला वाला तो हो गया आपको, काला वाला के बीच में जो काला वाला है वो तो छेद है, वो तो पुतली है, और उसके ऊपर में जो ऐसे बढ़ने वाला है, घटने वाला है, वही आंख के रंग को, वही जो होता है, जैसे किसी का आंख काला होता है, किसी का भूरा हो जाता है, तो परितारिका का जो कलर होता है उसी के कारण वो भूरा होता है और काला होता है। तो अगर काला कलर का परितारिका है तो वो क्या हो गया, काला होगा, और अगर भूरा कलर का है तो भूरा होगा। तो वही है, वही बढ़ता है तो आँख के वो पुतली के साइज को छोटा करता है, वो काला वाला बीच वाला काला वाला भाग को, और अगर वो छोटा होता है, बड़ा होता है, तो उसके साइज को, पुतली के साइज को बड़ा करता है। तो वही वाली बात है, आप समझ पा रहे होंगे जो हम समझाना चाह रहे हैं। तो वही वाली बात है, परितारिका या पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, बीच वाले भाग को, और ये आंखों के रंग का भी निर्धारण करता है। भूरा आंख वाले को देखे होंगे, जो काला वाला हमारा सेक्शन भाग है वो भूरा कलर का उसका होता है। पुतली तो काला ही होता है, बीच में जो काला वाला पुतली होता है, पुतली कुछ नहीं, वो छेद है, अंदर में प्रकाश जाने वाला जगह है, पुतली नहीं है, मतलब कि वो छेद ही होता है जो लेंस तक प्रकाश को ले जाता है। और उसके ऊपर जो भूरा या काला वाला भाग देते हैं वही परितारिका होता है। वही जब आगे की तरफ बढ़ता है तो पुतली का साइज, जो छेद का साइज छोटा हो जाता है, और वो जब पीछे की तरफ जाता है, अपने आप को ले जाता है, तो पुतली का साइज बड़ा हो जाता है। अंधेरा में देखिएगा पुतली का साइज बड़ा हो जाएगा, और अगर आप आंख पे टॉर्च वॉर्च में जलाइएगा तो देखिएगा पुतली का साइज छोटा हो जाएगा। अगला है पुतली आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करती है। यही है, ये अगर छोटा होगा तो कम प्रकाश जाएगा, और इसको नियंत्रित कौन करेगा, तो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है परितारिका। और पुतली क्या करता है, तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर छोटा हो गया तो कम प्रकाश, ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा प्रकाश जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं पुतली के बारे में कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ये हो गया पुतली के बारे में। अगला है अभिनेत्र लेंस के बारे में बताया गया कि यह रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है जो रेटिना पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। उल्टा, और यहाँ पर रेटिना पे बनता है वो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किसी भी चीज़ का हमारा रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, बस दिमाग उसको सीधा करके पढ़ता है। दिमाग जो है हमारा उस चीज़ को सीधा कर लेता है, तब जा करके पता करता है। अगर किसी इंसान का आप तस्वीर देख रहे हैं, फिर उसको देख रहे हैं, आपका फोटो रेटिना पे उसका उल्टा फोटो बनेगा, और दिमाग फिर उसको सीधा करके देखेगा। तो जो भी प्रतिबिंब बनता है हमारे आंखों पर, रेटिना पर, वो भी उल्टा होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि हमारे रेटिना पर किस तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब, जैसे जो लेंस में आप पढ़े हैं कि वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, उसी तरह से इसमें भी बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।
आगे है रेटिना। रेटिना यह एक प्रकाश सुग्राही पदार्थ है जिस पर प्रतिबिंब बनता है। ये प्रकाश सुग्राही मतलब प्रकाश को अच्छे से ग्रहण करता है और इसी पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अभी हमने आपको बताया कि रेटिना पर ही क्या बनता है, आपको प्रतिबिंब बनता है। तो ये हो गया आंख के बारे में। इतना आपको पता ही होना चाहिए कि आंख के बारे में कि कॉर्निया क्या है, परितारिका, पुतली, लेंस, रेटिना, ये इतना। और आंख में कहाँ होता है परितारिका, रेटिना, लेंस, कॉर्निया, ये सब कहाँ होता है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो आपको बड़े से बड़ा क्वेश्चन आए या छोटा से छोटा क्वेश्चन आए तो आपसे ये बन जाएगा। ये शॉर्ट्स या लॉन्ग्स, यही है आपका शॉर्ट नोट्स। इतना ही, मतलब कि इतना आपको पता ही होना चाहिए। ज़्यादा पता है तो ठीक बात है, लेकिन कम से कम इतना पता होना चाहिए, तभी जाके आपका एग्जाम क्या होगा, अच्छा होगा। तो इसीलिए हमने इसको शॉर्ट्स में बनाया है, इतने में समेटा है। क्यों? आप ही के सहायता के लिए, आपके सुविधा के लिए, कि आप पूरे सब चैप्टर को जो है एक छोटा सा छोटा अगर नोट्स में समेटना चाहें तो जो बच्चे समझते नहीं हैं, ज़्यादातर विद्यार्थी समेटते नहीं, तो इसके लिए हमने यहाँ पर शॉर्ट्स में आपको समेट करके दिया है कि आप एग्जाम के दिन में या अभी भी आप रिवाइज करने में, अभी आपके पास पूरे सिलेबस का लोड है। गणित का भी है, सामाजिक विज्ञान का भी है, हिंदी का भी है, इंग्लिश का भी है, अगर एक और पेपर रखे होंगे आप, संस्कृत या मैथिली जो रखे होंगे उसका भी है, तो जो है विज्ञान का भी है। तो इतने सब्जेक्ट में आपको जो, अगर आपके पास छोटा नोट्स नहीं होगा, इस तरह के नोट्स नहीं बने होंगे, अब बड़े बड़े होंगे, तो उससे पढ़ना अब मुश्किल हो लगेगा आपको। और यहीं से क्या करते हैं बच्चे, अपना मोटिवेशन डाउन करते करते धीरे 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 छोड़ते चले जाते हैं और एग्जाम के टाइम में वो एग्ज़ाम खराब जाता है या रिविज़न नहीं कर पाते हैं। तो अभी से ही आप लेक्चर को फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो ये हो गया आँख के बारे में। अगला है समंजन क्षमता। तो यही समंजन क्षमता मतलब क्या होता है, यही जो हमारा नेत्र लेंस है, जेलीबत है, लिक्विड होता है अंदर में। ये लेंस जो होता है शीशा का नहीं लगा रहता है हमारे आँख में, वो जेलीबत होता है, रेशेदार और जेलीबत। जेलीबत पढ़ रहे हैं ना, ये जेली मतलब एक लिक्विड की तरह अंदर में भरा रहता है। यही जो है, जब लेंस जो है हमारा, ये अभी इतना मोटा दिख रहा है, कभी ये मोटा हो जाता है, कभी ये पतला हो जाता है, कभी अपने आप को धकेल करके मोटा कर लेगा। किसी चीज़ को दबाइएगा तो मोटा होगा, किसी भी चीज़ को अगर दबाया जाता है तो वो मोटा हो जाता है, तो मोटा करता है, कभी अपने आप को फैला के पतला कर लेता है। तो इससे क्या हो जाता है, उसका फोकस दूरी घटता है, बढ़ता है, और वो अपने आँख को समंजन, उसी को कहते हैं समंजन क्षमता। आँख को ठीक, लेंस को मोटा और पतला करके वो ठीक करता है। यहाँ पर पढ़िए, इसके डेफिनेशंस को दिया गया है कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है। जब अगर दूर में कोई वस्तु है तो अपना उसका फोकस दूरी कुछ और बनेगा, कोई नज़दीक में है तो उसका फोकस दूरी कुछ और बनेगा। तो लेंस अपने आप को मोटा या पतला करके, अगर मोटा कर लेगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, और अगर पतला कर लेगा तो फोकस दूरी बड़ा हो जाएगा। तो वही वाली बात है। तो फोकस दूरी को समायोजित करता है और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, समंजन क्षमता कहलाती है। दूर और नज़दीक की वस्तुओं को अगर आपको देखना है तो यही लेंस क्या होता है, कभी अपने आप को दबा के मोटा कर लेगा, फोकस दूरी कम कर लेगा, कभी अपने आप को फैला के पतला कर लेगा और फोकस दूरी को क्या कर लेगा, ज़्यादा कर लेगा। तो इससे क्या हो जाता है, वो दूर के भी वस्तु को और नज़दीक के भी वस्तु को देख पाता है। और यही जब मोटा होना या पतला होना, आँख में लेंस का जो है समायोजित करने की क्षमता घट जाती है, तो बहुत सारी बीमारियां होती है, जिसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष में अभी आप पढ़िएगा आगे दृष्टि दोष, तो उसमें ना सामने दूर का दिखता है ना नज़दीक का दिखता है। तो उसमें क्या हो जाता है, वही नेत्र के लेंस की समंजन क्षमता घट जाती है। यानी वो जो तुरंत मोटा हो रहा था और पतला हो रहा था, वो नहीं हो पाता है। वो मसल्स जो होता है पतला करने वाला, मोटा करने वाला, इसके ऊपर में देख रहे हैं यहाँ मसल्स लगा हुआ है, ये मसल्स जो है उसको मोटा दबाता है और दबा करके मोटा कर देता है या खींच करके पतला कर देता है, वो क्षमता घट जाती है। तो उसके कारण दृष्टि दोष हो जाता है। तो समंजन क्षमता के बारे में आप समझ गए कि इसमें क्या करता है, नेत्र का लेंस अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, समायोजित करता है, और जिसके कारण ये दूर और नज़दीक के वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। ये आपका डेफिनेशन हो गया। अगर आपसे डेफिनेशन पूछे कि समंजन क्षमता क्या होता है 2 मार्क्स में, तो आप बता सकते हैं कि समंजन क्षमता क्या होता है। लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है और दूर और नज़दीक की वस्तुओं को देख पाता है। आगे है स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, सबसे कम दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। अगर आप किताब पढ़ रहे हैं, कोई किताब लिए हैं, तो न्यूनतम दूरी 25 होना चाहिए उसका। अगर 25 से ज़्यादा ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, वो दिखना बंद हो जाएगा, आँख में झलफलाएगा। अगर यहाँ किताब लेके पढ़िएगा तो दिखेगा, नहीं दिखेगा। उसका न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए स्पष्ट पढ़ने के लिए। तो न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है, और अधिकतम कितना होना चाहिए, दूर कितना होना चाहिए, वो अनंत होना चाहिए। अगर अनंत से भी कोई प्रकाश आ रहा है तो आप देख सकते हैं, जैसे तारा नज़दीक में तो है नहीं, लेकिन आपको दिखता है, वो तो अनंत दूरी पर है।
तो दूर बिंदु अनंत है, दूर बिंदु कितना होना चाहिए, अनंत तक होना चाहिए, और नज़दीक का बिंदु जहाँ से आप स्पष्ट देख सकते हैं वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये भी दो ऑब्जेक्टिव का सबसे बार बार आता है, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है ये चीज़। अगला है कि दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। अब यहाँ पर देखिए, अब आगे आपका ये तो नेत्र पढ़ लिए, समंजन क्षमता पढ़ लिए, अब इसमें कहीं गड़बड़ी आता है तो दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, दिखता नहीं है लोगों को, और उसका संशोधन कैसे करते हैं, उसको ठीक कैसे करते हैं, दोनों बात यहाँ पे बताया गया है। पहला है निकट दृष्टि दोष। पहली बात ये बात रख लीजिए, निकट और दूर में जो दृष्टि दोष होगा, जो दोष होगा वहीं के वस्तु उसको दिखेगा। जैसे निकट दृष्टि दोष है तो उसको निकट के ही वस्तु दिखेंगे, दूर के ही नहीं दिखेंगे। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, तब आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव आएगा, जो आएगा ठीक से बन जाएगा। जो है अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसको निकट का ही चीज़ दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, ये बात दिमाग में रखिए। अगर दूर दृष्टि दोष है तो उसको दूरे का दिखेगा, नज़दीके का नहीं दिखेगा। समझ में आया? तो यही है निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, पास की वस्तुएं क्या होती है, दिखती है। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या, निकट दृष्टि में दोष आ गया है, तो निकट दृष्टि में दोष आ गया है इसका मतलब क्या, निकट का चीज़ नहीं दिखेगा। लेकिन दिमाग में तो ये जाता है बात, लेकिन उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष है तो उसको निकट का ही दिखता है, दूर की ही चीज़ नहीं दिखता है उसको। तो ये बात आप दिमाग में अगर बिठा के रखेंगे तो आपको याद करने में क्या होगा, आसानी होगी। निकट में निकट की ही चीज़ दिखते हैं, दूर के नहीं दिखते हैं। इसमें पास की वस्तुएं क्या करती है, दिखती है, और दूर की नहीं दिखती है, दूर की नहीं। ये डेफिनेशंस में यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप फैला सकते हैं। इसको, इस डेफिनेशंस को हमने दूर की नहीं, बस आप इसको फैला सकते हैं कि दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। इस तरह से आप फैला करके लिख सकते हैं, हमने शॉर्ट्स में लिखा है। इसमें पास की वस्तुएं दिखती है पर दूर की वस्तुएं नहीं। कारण क्या है इसका, लेंस की वक्रता अधिक या नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। क्या हो जाता है ना, पीछे में हमने आपको बोला ना कि इस तरह का गोल है, ये नेत्र गोलक कहते हैं इसको। जितना गोल होता है ना उसको नेत्र गोलक कहते हैं। तो नेत्र गोलक कभी कभी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अगर ये नेत्र का गोलक आंख का लंबा मोटा गोल जितना है, वो गोलक जो होता है वो बड़ा हो जाता है। जैसे ये इतना बड़ा गोलक है ना, तो इतना बड़ा गोलक बड़ा हो जाता है। ये साइज में क्या हो जाता है, कभी छोटा है अभी, ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाता है। तो बड़ा हो जाएगा तो फोकस दूरी तो लेंस का उतना ही है। अगर लेंस क्या कर रहा था कि अगर यहाँ पर बना रहा था, आपका लेंस जो है पहले जो है उस रेटिना पर जा करके बना रहा था, अब नेत्र का गोलक जो हो गया बड़ा हो गया, तो क्या हो जाता है ना, फोकस दूरी उसकी घट जाती है, बीच में ही यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाता है। पहले प्रतिबिंब यहीं पर रेटिना था, इसका रेटिना यहीं पर था, ये इस तरह से रेटिना यहीं पर था, तो यहीं पर प्रतिबिंब बनता था और रेटिना में बनता था, आँख को दिख जाता था। अब क्या हो गया, तो नेत्र गोलक बड़ा हो गया। नेत्र गोलक के बड़ा हो जाने से ये क्या हो गया, रेटिना दूर भाग गया। नेत्र गोलक बड़ा हो गया तो रेटिना दूर भाग गया। लेंस तो वही है, लेंस का फोकस दूरी उतना ही है। लेंस पर प्रकाश आता है तो बीच में ही बन जाता है, रेटिना पे प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। और रेटिना पे अगर प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो आपको दिखेगा नहीं। वही होता है कि यहाँ पर बीच में ही प्रतिबिंब बन जाता है, रेटिना पर नहीं बन पाता है, इसके कारण दिखता नहीं है। कारण क्या है कि नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। नेत्र गोलक बड़ा हो जाने के कारण फोकस दूरी, वस्तु जो बनता है, इमेज जो बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है, बीच में ही बन जाता है, फोकस दूरी कम हो जाती है। वो लेंस तो वही लगा है, लेंस तो नहीं घटा बढ़ा है, तो वो यहीं पर प्रतिबिंब बनाता है। पहले रेटिना यहीं पर था तो यहीं पर बन रहा है, वो तो वहीं बन रहा है, लेकिन रेटिना क्या हो गया, इस बार नेत्र गोलक बड़ा हो गया तो भाग गया, तो बीच में ही बन जाता है। वस्तु दिखना लोगों को बंद हो जाता है। तो वस्तु जब दिखना लोगों को बंद हो जाता है तो इसका संशोधन, इसका निवारण क्या करते हैं हम लोग, तो फोकस दूरी को बढ़ा देते हैं। इसका फोकस दूरी क्या है, यहाँ पर है, अनंत से आ रही है प्रकाश, यहाँ पे काट दिया। अब इसके फोकस दूरी को बढ़ा देंगे हम, यहाँ से यहाँ अगर काटे तो रेटिना पे बन जाएगा। अगर यहाँ काट रहा है, यहाँ से यहाँ काटने लगे तो क्या हो जाएगा, रेटिना में प्रकाश, हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा, हमको दिख जाएगा। तो बढ़ाएंगे कैसे, तो फैलाने वाला दर्पण लगा देते हैं। ये क्या करेगा, यहाँ पर जो काट रहा है, ये जो उत्तल लेंस क्या कर रहा है, इसको यहाँ पर जाकर के काट रहा है, तो इसको यहाँ पर काटे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रकाश को फैलाना पड़ेगा, फैलाने वाला दर्पण लगाना पड़ेगा। अगर लगा देंगे उत्तले दर्पण तो ये और नज़दीक में जाकर के काट देगा, और नज़दीक में जाकर के, और फोकस दूरी यहीं पर जाकर के काट देगा। अगर हम अवतल लगाएंगे तो अवतल क्या करता है, आपने पढ़ा है कि अवतल फैलाने का काम करता है। अपसारी लेंस होता है, अपसारी मतलब फैलाने वाला लेंस होता है, तो इसीलिए इसके संशोधन में क्या कर देते हैं, उचित क्षमता के अवतल लेंस को उपयोग करते हैं। इसमें कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का, क्योंकि यहीं पर काट दिया है, इसको फैला करके यहाँ पर ले जाना है, तो उसके लिए हम आगे में अवतल लेंस लगा देते हैं। और अवतल लेंस लगा करके अब क्या हुआ, लेंस का प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पे बनने लगा, क्योंकि अब ये फैल गया और फैल करके यहाँ रेटिना पे बनने लगा और लोगों को दिखने लगा। तो अवतल लेंस वाला एक क्या कर देते हैं, चश्मा लोगों की आंखों में लगा देते हैं। तो ये हो गया उसका निकट दृष्टि दोष का। अगर दूर का न दिखे और नज़दीक का ही दिखे तो निकट दृष्टि दोष, निकट में नज़दीक का ही दिखता है, दूर का नहीं दिखता है।
तो उसके लिए हम अवतल लेंस लगा करके उसको ठीक कर देंगे। क्यों? कारण क्या होता है, नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है और वस्तुएं बीच में ही बनने लगती है, प्रतिबिंब बीच में ही बनने लगता है। ये है निकट दृष्टि दोष का कारण। अगला है दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष यानी इसमें क्या होगा, दीर्घ मतलब दूर, दूर दृष्टि दोष इसको भी कहते हैं हम लोग। तो दूर दृष्टि दोष का मतलब इसमें दूर का ही दिखेगा, नजदीक का ही नहीं दिखेगा। दूर का ही दिखता है, नजदीक का ही नहीं दिखता है, ये याद रखिएगा। जो दृष्टि दोष है वहीं का दिखेगा उसको। तो इसमें वस्तुएं, दूर की वस्तुएं दिखती है पर पास की नहीं दिखती है, पास की नहीं दिखती है। कारण क्या है कि लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। क्या हो जाता है ना, लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, या नेत्र गोलक का क्या हो जाता है, छोटा हो जाना। इस बार क्या हो गया, नेत्र का गोलक जो है वो छोटा ही हो गया। पहले इतना बड़ा गोलक था तो अब इतना बड़ा हो गया, मतलब छोटा हो गया वो। पहले निकट दृष्टि में क्या था, इतना बड़ा है तो नेत्र गोलक बड़ा हो जा रहा था, इतना बड़ा हो जा रहा था, तो रेटिना पर प्रकाश नहीं बन पाता था, रेटिना यहाँ से घुसक करके यहाँ आ जाता था। और इस बार क्या हो गया, तो इतना बड़ा गोलक है तो इतना बड़ा हो गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया नेत्र गोलक। तो फोकस दूरी क्या हो गया, फोकस दूरी तो उतना ही है, तो प्रतिबिंब बाहर जाके बनने लगता है, प्रतिबिंब रेटिना से बाहर जाके बनने लगता है। अब रेटिना से बाहर अगर प्रतिबिंब बनने लगा तब भी हमको नहीं दिखेगा, बनना चाहिए रेटिना पर ही। तो एक बार नेत्र गोलक बड़ा हुआ, एक बार छोटा हो जा रहा है। यहाँ छोटा हो गया तो नेत्र गोलक छोटा हो जाने से बाहर प्रतिबिंब बनने लगा। प्रतिबिंब तो बन रहा है वहीं पर, वो नेत्र गोलक घुसक करके अंदर आ गया, छोटा हो गया। तो इसमें क्या हो जाता है, या तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा, या तो फोकस दूरी यहाँ पर आ जाए, या तो नेत्र गोलक का क्या हो जाए, छोटा हो जाए, नेत्र गोलक घुसक करके अंदर आ जाए। इसके निवारण के लिए हम क्या कर देते हैं, तो अब यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ बनाएंगे। यानी ये जो फैल करके यहाँ तक आ रहा है इसको छोटा करेंगे, ये यहीं पर आकर के अपना प्रतिबिंब बना दे। ये कोशिश करेंगे कि यहीं पर जा करके क्या कर दे, अपना प्रतिबिंब बना दे। तो ये फैल करके वहाँ जा रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे, वो उसको दबाने वाला एक लेंस लगा देंगे कि ये इस प्रकाश को काट करके यहीं पर ले आए। तो दबाने वाला मतलब अभिसारी लेंस कौन क्या होता है, जो एक जगह ला करके काटता है, नज़दीक करता है प्रकाश के लेंस को। तो वो यहाँ पर बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, फैलाने वाला तो नहीं चाहिए, दबाने वाला चाहिए, उसको झुकाने वाला चाहिए, नज़दीक में लाने वाला चाहिए। तो उसके लिए उत्तल लेंस होता है। अवतल लेंस में तो फैल जाता है, तो इसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, उचित क्षमता के, जितना आपका गड़बड़ाया है उतना क्षमता का हम उत्तल लेंस यहाँ पर सेट कर देते हैं चश्मा में। और चश्मा से क्या हो जाता है, यहाँ उत्तल लेंस लगने से क्या हो जाता है, अब वो जो वहाँ पर जाकर के प्रतिबिंब बना रहा था यहाँ पर, उसको एक और लेंस लगा करके उत्तल वाला, ये पहले और दबाया थोड़ा सा, और ये वाला लेंस और दबाया, और दबा के यहाँ पर इसको प्रतिबिंब को बना दिया। तो क्या हो गया, हमको दिखने लगा, रेटिना पे बनने लगा तो प्रतिबिंब दिखने लगा। तो इसके कारण ये उत्तल लेंस लगाने का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दबाने का काम होता है कि कैसे भी दबा करके उसको क्या कर दें, वहाँ पर रेटिना पर बना दे प्रतिबिंब को। अब अगर क्या हो गया, दूसरा ही हो गया कि नेत्र का लेंस ही क्या क्या काम करना बंद कर दिया, वो जो समंजन क्षमता था, मोटा करना और पतला करने वाला, वही खराब हो गया। तो वही उसी को कहते हैं जरा दृष्टि दोष। जय देखिए इसमें आयु बढ़ने के साथ मांसपेशियां कमजोर होने वाला दोष। ये इससे क्या हो जाता है, आयु जैसे ही बढ़ेगा तो मांसपेशी कमजोर हो जाता है, और मांसपेशी कमजोर हो जाता है, जो लेंस को दबाता है, मोटा करता है और पतला करता है, वही मांसपेशी कमजोर हो गया। तो अब पतला मोटा नहीं करेगा, तो अब वही पतला मोटा होता था, लेंस को दबा करके फोकस दूरी को कम करता था, ज़्यादा करता था, तो नज़दीक और दूर का चीज़ हमें दिखता था। अब वही नहीं हो रहा, तो ना नज़दीक दिखेगा ना दूर दिखेगा, धुंधला धुंधला दिखता है हमको। उसको कहते हैं हम जरा दृष्टि दोष। इसमें मांसपेशी कमजोर होने के कारण होने वाला दोष है ये। इसके लिए हम क्या करते हैं, द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं। द्विफोक्सी लेंस, बेलनाकार लेंस जिसे कहते हैं। अगर आप बूढ़ा सबका चश्मा देखे होंगे, अगर बूढ़ा आदमी सबका चश्मा देखे होंगे तो उसमें देखिएगा कि चश्मा हो, एक चश्मा का लेंस लगा हुआ है, उसके बीच में एक और लेंस लगा हुआ है। एक चश्मा वाला लेंस तो है ही, अगर बड़ा आदमी का देखिएगा तो एक ही लेंस होगा, और बूढ़ा आदमी सबका देखिएगा तो चश्मा तो है ही, और उसके बीच में भी एक और लेंस लगा हुआ है। एक लेंस तो ऊपर से है ही, एक बीच में भी लेंस लगा हुआ है, वो द्विफोक्सी लेंस है। अगर उसको नज़दीक देखना है तो उसमें उत्तल लेंस लगा हुआ है, उसके लिए एक अलग लेंस है, और दूर देखना है उसके लिए एक अलग लेंस है अंदर में, उसको अवतल लेंस कहते हैं। तो दो तरह के लेंस अगर होते हैं, देखिएगा बीच में इस तरह से गोल एक आधा चांद की तरह उसमें लगा रहता है, और एक पूरे शीशा रहता है प्लेन, तो वही है द्विफोक्सी लेंस। उसी को जरा दृष्टि दोष के लिए उस बेलनाकार लेंस का क्या करते हैं हम लोग, उपयोग करते हैं। तो ये हो गया आपका जरा दृष्टि दोष। अगला है प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में समझिए। प्रिज्म एक ऐसा अनोखा चीज है जो क्या कर देता है, श्वेत प्रकाश, जैसे कोई भी श्वेत प्रकाश है, उस श्वेत प्रकाश को 7 कलर में, हमारा जो श्वेत प्रकाश होता है कितने कलर का मिश्रण होता है, तो 7 कलर का मिश्रण होता है। तो अभी तो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रिज्म एक ऐसा अनोखा वस्तु है जो उस 7 कलर को क्या कर देता है, तोड़ के अलग अलग में फैला देता है, उसी को कहते हैं हम लोग प्रिज्म। उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन और विक्षेपण। विक्षेपण क्या होता है, देखिए श्वेत प्रकाश
का अपने अवयवी 7 रंगों में विभाजित होना विक्षेपण कहलाता है। विक्षेपण मतलब टूट जाना, विक्षेपण का मतलब क्या होता है? टूट जाना। तो विक्षेपण मतलब श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी 7 रंगों में टूट जाना ही क्या कहलाता है? विक्षेपण। और कैसे टूटता है? तो विबजियोर में, याद रखिएगा। यहाँ पे हम एक फिगर बना दे रहे हैं आपको, यहाँ पे अगर देखिए, अगर फिगर बना दे रहे हैं हम, अगर यहाँ से यहाँ पे ये प्रिज्म है, इसी तरह का ट्राइंगल की तरह आपको प्रिज्म मिलेगा। अगर कोई लेंस यहाँ पर ऐसे जा रहा है, जगह कम होने के कारण हमने नहीं बनाया, अगर कोई लेंस जा रहा है तो ऐसे जाएगा और वो 7 रंगों में इस तरह से टूट जाएगा। इस तरह से आपको 7 रंगों में टूट जाएगा, इस तरह से। तो सबसे ऊपर जो होगा, सबसे ऊपर आपको आर रहेगा विबजियोर में, सबसे नीचे आपको भी रहता है, फिर आई रहता है, फिर बी रहता है, फिर जी रहता है, फिर वाई, फिर ओ, आर। बी रहता है, फिर वाई रहता है, मतलब वायलेट मतलब नीला। नीला कलर जो होता है सबसे ज्यादा टर्न मारता है, सबसे ज्यादा उसका जो है टर्न मारता है। उसकी वेवलेंथ जो होती है, वेवलेंथ के बारे में आप पढ़िएगा, सबसे कम होता है। और लाल रंग का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। तो लाल रंग सबसे कम टर्न मारता है, जैसे गया हल्का सा ही टर्न मारा और ऊपर में ही बन गया। और ये जैसे ही गया प्रिज्म से टकराया और बहुत ज्यादा टर्न मार देता है, ये वायलेट जो है, नीला कलर जो है, सबसे नीचे जाकर के बनता है। तो नीला कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है और ये सबसे ज्यादा फैलता भी है। आप देखे होंगे कि इसके इतना ज्यादा डेविएट होने के कारण, इतना ज्यादा परिवर्तित होने के कारण ये क्या हो जाता है? आसमान में ही फैल जाता है। और ये जो है इसकी आवृत्ति भी क्या होती है? अगर वेवलेंथ कम है तो आवृत्ति ज्यादा होता है। अगर वेवलेंथ छोटा है, मतलब वेवलेंथ छोटा होने के कारण उल्टा होता है, वेवलेंथ का उल्टा होता है आवृत्ति। अगर वेवलेंथ कम है इसका, तो इसका आवृत्ति ज्यादा होगा। और इसका वेवलेंथ ज्यादा है, मतलब तरंग दैर्घ्य उसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं तरंग दैर्घ्य। हिंदी में याद रखिएगा उसको, तरंग दैर्घ्य। अगर तरंग दैर्घ्य लाल का सबसे ज्यादा है तो आवृत्ति जो होगा सबसे कम होगा लाल का। और ब्लू का जो है, यहाँ पे ब्लू का, वायलेट का अगर आवृत्ति क्या, वेवलेंथ क्या है? सबसे कम है, तो आवृत्ति सबसे ज्यादा होगा। तो आवृत्ति ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा फैल जाता है, उसी कारण आकाश नीला दिखता है। तो पहले तो अभी हम प्रिज्म पढ़ रहे हैं, प्रिज्म में भी विक्षेपण पढ़ रहे हैं। तो प्रिज्म ऐसे ही व्हाइट लाइट को, यानी श्वेत प्रकाश को, यही श्वेत प्रकाश को यहाँ जो जाता है उसको 7 रंगों में इस तरह से तोड़ देता है। और इसको हम पर्दा लगा करके यहाँ पर देखते हैं, प्रोजेक्टर लगा करके। तो सबसे ऊपर में लाल दिखता है। यही 7 रंग होता है आपका किसमें? इंद्रधनुष में यही 7 रंग होता है। तो लाल सबसे ऊपर दिखता है, उसके नीचे ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। सबसे नीचे में वायलेट दिखता है आपको, क्योंकि इसका आवृत्ति सबसे ज्यादा है, वेवलेंथ सबसे कम है। तो तरंगदैर्घ्य तो सबसे ज्यादा डाइवर्ट होता है, सबसे ज्यादा मुड़ता है ये, इसके कारण सबसे नीचे बनता है। तो इसको याद रख लीजिएगा, विबजियोर याद रखिएगा इसको याद रखने का तरीका है विबजियोर। तो सबसे ऊपर आर दिखता है, आर मतलब रेड, और सबसे नीचे वायलेट दिखता है। तो इसको आप इस तरह से याद रखिएगा, तो इस तरह से बना दीजिएगा। जो पूछेगा कि सबसे ऊपर कौन सा रंग दिखता है, तो लाल दिखता है, उसके नीचे ऑरेंज, उस तरह से याद रख लीजिएगा। नीचे से ऐसे याद रखिएगा विबजियोर, तो सबसे नीचे कौन दिखता है? तो वायलेट दिखता है। उसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। इस तरह से आप बता सकते हैं। जो भी टॉपिक इसे क्वेश्चन पूछा जाए आपसे बता दीजिएगा विक्षेपण से। तो वही पूछेगा आपसे कि विक्षेपण किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी 7 रंगों में टूट जाना ही क्या कहलाता है? विक्षेपण कहलाता है। इस काम को करने के लिए हम प्रिज्म का सहायता लेते हैं, या इसे काम प्रिज्म से होता है। तो ये बात आप लिख सकते हैं। अगला है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में लाल रंग सबसे कम झुकता है, वही बात, यही है स्पेक्ट्रम। ये जो पर्दा पे बना है इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी स्पेक्ट्रम में लाल रंग क्या होता है? अभी देखा आपने कि सबसे कम झुका, सबसे ज्यादा कौन झुक गया? ब्लू वाला झुक गया, तो सबसे कम झुकता है। और बैगनी रंग सबसे अधिक मुड़ता है। सबसे अधिक कौन मुड़ रहा है? बैगनी रंग। यहाँ देख लिया आपने ब्लू वायलेट को, बैगनी रंग को सबसे अधिक मुड़ते हुए आपने देख लिया। वायलेट मतलब बैगनी होता है, कभी कभी हम नीला कह देते हैं, बैगनी याद रखिए आप। बैगनी भी नीला के ही कलर में आता है। तो इसके बाद देखिए इंद्रधनुष, यह इसी तरह से इंद्रधनुष भी बनता है। इंद्रधनुष यह वायुमंडल में उपस्थित पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश को विक्षेपण के कारण बनता है। यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाता है, तो जब वर्षा होता है ना, जब अगर वर्षा हो रहा है तो पानी के बूंद हवा में फैला रहता है। अब इधर से सूर्य का प्रकाश मान लीजिए आया, या उधर से सूर्य का प्रकाश आया, तो सूर्य का प्रकाश क्या कर देता है? वो प्रकाश की पानी की बूंदें जो है उसके लिए प्रिज्म की तरह काम करने लगती है। ये प्रिज्म की तरह काम होने लगता है, ये इसी प्रिज्म की तरह काम करने लगता है। और उधर से प्रकाश आया तो वो पानी के बूंद में जैसे घुसा तो प्रिज्म की तरह काम किया, तो उधर जाकर के 7 कलर का एक पट्टी बन जाता है पीछे। उधर से अगर लाइट आ रहा है तो उसके उधर, जिधर सूर्य है उसके विपरीत बनेगा कभी भी इंद्रधनुष। और इंद्रधनुष शाम में बनता है क्योंकि बारिश हुई रहती है।
तो जो है वो उसके विपरीत बनता है, तो उसमें ऐसा ही स्पेक्ट्रम बनता है, उसी को इंद्रधनुष कहते हैं। इसी तरह से विबजियोर बनेगा, ऊपर रेड दिखेगा आपको और सबसे नीचे वायलेट यानी बैगनी दिखेगा आपको। तो इंद्रधनुष यह वायुमंडल में उपस्थित पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण के कारण बनता है। इसके बारे में पूछे, अगर डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा कि वायुमंडल में उपस्थित पानी जो होता है वो सूर्य के प्रकाश को अपने 7 रंगों में क्या कर देता है, तोड़ देता है, जिसके कारण हमें एक इंद्रधनुष देखने को मिलता है। उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि इंद्रधनुष या वायुमंडल में उपस्थित पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण बनता है। सूर्य के प्रकाश इसमें विक्षेपित हो जाता है, पानी की बूंद में टूट जाता है, उसके कारण ये बनता है। अगर आपको विक्षेपण उतना हार्ड शब्द न याद रहे तो आप साधारण भाषा में भी बता सकते हैं कि वायुमंडल में वर्षा के दौरान वायुमंडल में पानी की बूंदें उपस्थित रहती है। जब सूर्य की प्रकाश वहां से गुजरती है तो वो 7 रंगों में टूट जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें इंद्रधनुष देखने को मिलता है। आप अपने शब्दों में ही बता सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी के शब्द में बताना है। बस आप समझ लीजिए, 1-2 बार पढ़ लीजिए, याद रह गया तो ठीक, नहीं याद रह गया तो आपका दिमाग से है ही, अपने दिमाग से बता दीजिएगा। यही है, इसी के कारण जो है लिखा रहता है ऊपर में ही कि अपने शब्दों में परीक्षार्थी उत्तर दें, इसी के कारण लिखा रहता है। अब देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं। वायुमंडल भी हमारा जो है वो अलग अलग लेयर में अलग अलग तरह का जो है डेंसिटी है, घनत्व है। आपने पढ़ा होगा कि सबसे कम घनत्व जो होता है सबसे ऊपर होता है, सबसे ज़्यादा घनत्व सबसे नीचे होता है। जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ वायु का सबसे ज़्यादा घनत्व है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे घनत्व घटता जाएगा, तो घनत्व जैसे ही घटता है बढ़ता है तो समझिए लेंस का फोकस दूरी हुआ, वो लेंस का भी पावर घटते बढ़ते रहता है। ये समझिए एक लेंस ही है, घनत्व बढ़ा तो लेंस का पावर अलग हुआ, अगर घनत्व कम हुआ तो लेंस का पावर अलग हो गया। तो लेंस अलग अलग तरह के होने के कारण अपवर्तन आपको दिखने को मिलता है। आप पढ़े हैं प्रकाश के अपवर्तन में कि कम घनत्व वाले से अधिक घनत्व में प्रवेश करता है तो उसका जो प्रकाश का जो किरण है वो अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ से आ रहा है और ऊपर से घनत्व वाला बढ़िया घनत्व वाला दिख गया तो क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, ज़्यादा घनत्व वाला हो गया, ऊपर कम घनत्व वाला और नीचे ज़्यादा घनत्व वाला। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से ऊपर कम घनत्व और यहाँ से नीचे ज़्यादा घनत्व, तो ऐसे कोई प्रकाश आ रहा है तो आपने पढ़ा है कि लंब की तरफ क्या हो जाता है, घूर जाता है। तो ऐसे जा रहा है तो ऐसे जाना चाहिए, वो ना उधर ना जा करके इधर घूम जाएगा वो, तो उसी को अपवर्तन कहते हैं। इसके कारण आपको तारे टिमटिमाते दिखते हैं, कभी टिम टिम होते रहता है, प्रकाश कभी हटता है, कभी आता है, कभी हटता है, कभी आता है। वो नहीं टिमटिमा रहा है, आपके आंख में प्रकाश रह के आ रहा है, इसके कारण टिमटिमा रहा है। तो पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न घनत्व के कारण, अभी हमने बता दिया कि पृथ्वी के वायुमंडल का विभिन्न घनत्व है। यहाँ हवा ज़्यादा है तो घनत्व ज़्यादा है, और ऊपर हवा कम है तो घनत्व कम है। कारण प्रकाश का मुड़ना, वायुमंडलीय अपवर्तन, इसी के कारण प्रकाश जो इधर से आ रहा था मुड़ गया कहीं कहीं जाकर के, उसी को कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। इसके उदाहरण है, इसके उदाहरण में आ जाता है तारों का टिमटिमाना। तारा तो वहां से लाइट छोड़ा, कभी वो ज्यादा घनत्व में जैसे ही आया तो वो उधर न जाकर के इधर चला गया, तो आपको देखने में क्या हुई, परेशानी हुई। आगे देखिए, अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्यास्त। इसमें क्या होता है कि अग्रिम सूर्योदय होता है और विलंब से सूर्यास्त होता है। कभी सूर्य नहीं भी आया है, वो सामने नहीं आया है, लेकिन आपको दिख जाता है, अग्रिम सूर्योदय उसको कहते हैं, 2 मिनट पहले ही दिख जाता है। क्या होता है, वही प्रकाश के मुड़ने के कारण वहां से जो है प्रकाश मुड़ करके हमारी आंखों तक आ जाता है नीचे ही, हमको अभी उगा नहीं है वो सूरज, अभी वो सूरज अपने सामने में आया नहीं है, लेकिन वह है नीचे ही, लेकिन प्रकाश वो अलग माध्यम से, घनत्व वाले माध्यम में आने के कारण वो क्या हो जाता है, प्रकाश मुड़ करके हमारी आंखों तक ऐसे आ जाता है, उसी अपवर्तन के कारण आ जाता है। इसके कारण पहले ही दिख जाता है हमको, तो उसी को कहते हैं अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्यास्त। वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य का दिखना क्या कहलाता है, यही अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्यास्त। तो वही कहलाइए, पूछेगा आपसे कि सूर्योदय से पहले ही सूर्य का दिख जाना किस घटना के कारण होता है, तो आप बताइए कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, यानी या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें ये देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। ये आपको दोनों पूछा जाएगा कि तारे किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तो ये तो अपवर्तन का हो गया। और कुछ घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब क्या है, प्रकाश का वायुमंडल में फैल जाना। प्रकाश का वायुमंडल में फैल जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परिकीर्णन कहलाता है। अपवर्तन मतलब टेढ़ा हो जाना, लाइन का टेढ़ा हो जाना, प्रकाश की लाइन का टेढ़ा हो जाना, इधर उधर विचलित हो जाना अपवर्तन कहलाता है। और प्रकाश के वायुमंडल में फैल जाना ही क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। इसके कारण बहुत सारे घटनाएं देखने को मिलती है, जैसे कि हमारा आकाश का रंग, जो सबसे पहला घटना, आकाश का रंग नीला होता है। आकाश का रंग नीला क्यों हो जाता है, अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश की नीला रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है, तो नीला रंग सबसे ज़्यादा फैलता है। तो ये वायुमंडल में क्या हो जाता है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा फैल जाता है।
इसके कारण जब हम ऊपर देखते हैं तो वायुमंडल में नीला कलर ही फैला रहता है, इसके कारण हमको वायुमंडल नीला दिखता है। जब जहाँ तक हवा है वायुमंडल हमको नीला दिखता है, इसके कारण आसमान हमको नीला दिखते रहता है। जैसे ही आप ऊपर जाइएगा तो आसमान काला दिखने लगेगा, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। वहाँ पर तो अब वायुमंडल है नहीं, तो कौन सा प्रकाश फैलेगा, कोई प्रकाश नहीं फैलता है, तो काला दिखता है हमको। लेकिन जब तक वायुमंडल है तब तक वो नीला कलर हमको दिखता है। और दूसरा है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव आप क्या करते हैं, अगर गंदा पानी में टॉर्च जलाते हैं तो देखते हैं कि सारे लाइट जो है, या आप टिंडल प्रभाव का मतलब ये समझ सकते हैं कि जब आपके घर में कोई छेद से रोशनी आता है तो देखते हैं धूलकण जो है टिमटिमाते रहता है, वो धूलकण जो लाइट लिया है वो लाइट को छोड़ते रहता है। तो टिंडल प्रभाव के बारे में देखिए, जब प्रकाश किसी कोलाइडल विलयन से गुजरता है तो उसके कण प्रकाश को फैला देते हैं, जिससे मार्ग दिखाई देने लगता है। वही टिंडल प्रभाव उसी को कहते हैं कि वायुमंडल में बहुत सारे कण हैं, कण पर जब लाइट पड़ता है तो कण उस लाइट को क्या कर देता है, फैला देता है। फैला, जैसे कि सूर्य का रोशनी जहां होगा हमको वहीं दिखता है, दिखना चाहिए। अगर इस तरह से, अगर ये टिंडल प्रभाव का ये इतना असर है, अब इसके एग्जाम्पल से देखिए कि आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं है, फिर भी आपको कैसे दिखता है, इसी टिंडल प्रभाव के कारण। अगर सूर्य का प्रकाश तो घर के बाहर है, दिन है, दिन का टाइम है, सूर्य का रोशनी जो है दिन घर के बाहर रहता है, फिर भी आपको घर में कैसे दिखता है। तो यही जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं हमारे हवा में, छोटे छोटे कण होते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ से सूर्य के प्रकाश से प्रकाश लेकर के घर तक आ जाते हैं और यहाँ पर ला करके फैला देते हैं, प्रकाश को यहाँ पर ले आकर के फैला देते हैं। तो हमें बिना प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के भी क्या दिख जाता है, हमें घर में सामान्य दिखने लगती है, चीज़ें दिखने लगती है, हम बुक पढ़ सकते हैं, इसी टिंडल प्रभाव के कारण। कभी कभी घर के छेद से आप रोशनी आते हुए देखते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर देखिएगा बहुत सारे धूलकण टिमटिमाते रहते हैं, प्रकाश छोड़ते रहते हैं, वही टिंडल प्रभाव है। तो इसमें कहा जाता है कि कोलाइडल विलयन, मतलब कोई विलयन है, छोटे छोटे उसमें पार्टिकल्स हैं, तो उससे जब प्रकाश गुजरता है तो वो कण क्या कर देते हैं, प्रकाश को फैला देते हैं, वही टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो उसका आप एग्जाम्पल बढ़िया देख चुके हैं कि जहाँ पर सूर्य का प्रकाश न भी है वहाँ पर किसी भी चीज़ का दिखना यानी उजाला होना, वो टिंडल प्रभाव के कारण है। वो प्रकाश का वो जो पार्टिकल है बाहर गया, प्रकाश लिया, अंदर ला करके फैला दिया, यही है टिंडल प्रभाव। दूसरा, आकाश का रंग नीला होना। हमने आपको बता दिया कि वायुमंडल के सूक्ष्म कण नीले प्रकाश को क्या कर देते हैं, और सबसे ज्यादा फैलता कौन है, नीला प्रकाश। तो वायुमंडल में नीला प्रकाश फैल जाने के कारण हमें वायुमंडल, आकाश नीला दिखा देता है। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन, वायुमंडल के सूक्ष्म कण में नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक करते हैं, नीले प्रकाश अपना प्रकीर्णन अधिक करते हैं, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखना यानी लाल दिखना। अब सूर्योदय के समय क्या होता है, देखिए यहां पर, देखिए यहीं पर हम समझा दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर आप खड़े हैं, ये धरती है, यहाँ पे आप खड़े हैं, इस तरह से आप खड़े हैं। तो सूर्योदय के समय सूर्य यहाँ रहता है मान लीजिए, और सूर्यास्त के समय सूर्य यहाँ रहता है, सूर्यास्त के समय सूर्य यहाँ रहता है, और बीच में दिन के समय में सूर्य यहाँ रहता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जब सूर्योदय था तो सबसे ज़्यादा दूर में था सूर्य, सूर्यास्त हो रहा है तभी सबसे ज़्यादा दूर में है सूर्य। दूरी सबसे ज़्यादा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय है, और सबसे कम दूरी कब है, जब 12 बजे दिन का है, जब सर पे हमारा सूर्य एकदम सर पे है, तो बहुत सबसे कम दूरी रहता है सूर्य का। तो आपने पढ़ा है कि जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है वो सबसे ज़्यादा दूरी तक जाता है। आपने पढ़ा है खतरे के सिग्नल के रूप में किसका उपयोग करते हैं, लाल कलर का, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होने के कारण ज़्यादा दूरी तय करता है। तो यहाँ पर दूरी ज़्यादा होने के कारण सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य वाला ही प्रकाश आप तक पहुँचेगा। कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश तो यहीं पर फैल करके, ऐसे करके फैल करके चला जाएगा दूर, यहीं पर फैल जाता है, यहीं पर फैल करके आप तक पहुँचेगा नहीं। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य वाला ही आप तक क्या हो जाएगा, पहुँच पाएगा। और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य वाला क्या है, लाल कलर है, तो लाल ही कलर आप तक पहुँचता है, तो आपको सूर्य लाल दिखता है। सूर्य में असल सारे के सारे कलर हैं, सारे के सारे कलर फैल गया, रास्ते में ही बिखर गया, आप तक सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य वाला लाल पहुंचा तो आपको सूर्य लाल दिखा। यही होता है सूर्योदय के समय, वहाँ पर भी दूरी पर है, तो सबसे ज़्यादा पहले आप सबसे ज़्यादा कौन दूरी तय करेगा, लाल, तो लाल ही आप तक पहुँचेगा। तो इसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के कारण आपको सूर्य का प्रकाश लाल दिखता है। तो वही है कि लंबी दूरी तय करने के कारण नीला प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है, यानी फैल जाता है, और केवल लाल प्रकाश हम तक पहुँचता है, जिसके कारण हमें सूर्य क्या दिखते हैं, लाल दिखते हैं। तो ये याद रखिएगा, लाल का सबसे ज़्यादा क्या होता है, दूरी तय करने का सबसे ज़्यादा सबसे कम तरंगदारी होने, ज़्यादा तरंगदारी होने के कारण, सबसे ज़्यादा तरंगदारी लाल का होने के कारण सबसे ज़्यादा दूरी को क्या करता है, तय करता है वो। तो उसके कारण जो है हम सूर्य को लाल दिखते हैं, रक्ताभ दिखते हैं, रक्ताभ मतलब लाल दिखते हैं।
इसी के कारण हम खतरा का जो सिग्नल है उसको लाल बनाते हैं, क्योंकि लाल कलर जो होगा दूर तक दिखेगा और दूर से ही खतरा लोगों को दिख जाएगा तो वो सावधान हो जाएगा। इसके कारण लाल कलर को हम खतरा का सिग्नल के रूप में यूज करते हैं। तो ये चैप्टर आपका इस तरह से था। आपका ये चैप्टर टोटल इतने ही थ्योरी में क्या है, खत्म है। इतना ही आपको पता होना, इतना पता ही होना चाहिए और इसको बार बार रिवाइज करिए, ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा में क्या हो जाएगा ना, आप कम भी नहीं कर पाएंगे, ये भी नहीं कर पाएंगे और एग्जाम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और इतना ही आपका सिलेबस है, ये एनसीईआरटी का निचोड़ है, इतना ही याद रखना है। 100% क्वेश्चन इसी से आएंगे, इससे दूर ज़्यादा जाना नहीं है, ज़्यादा भटकना नहीं है। इसी को बार बार रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स, तब जाकर के एग्जाम में आप क्या कर पाएंगे, सक्सेस करेंगे। बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि एक बार में आपके दिमाग में तो रहेगा नहीं और बार बार रिवाइज करना है। तो बार बार रिवाइज करने के लिए जितना छोटा नोट्स आपके पास होगा वो ज़्यादा सही होता है। अगर हम आपको फैला दें, 4 किताब बता दें, 4 नोट्स बता दें, 4 गाइड बता दें, तो क्या हो जाएगा, आप उसमें फेल करके रह जाएंगे, आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अभी आपको इस तरह का नोट्स का जरूरत है और इस तरह के नोट्स से ही आप क्या करिए, रिवाइज करिए, क्योंकि बहुत कम में है, शॉर्ट्स में है और जब बार बार इसको आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम आपको छोटे छोटे नोट्स के द्वारा जो है, मतलब कि जो समराइज है, ये छोटा नोट्स नहीं है, कंटेंट सारा का सारा वही है, बस इसको हमने समराइज कर दिया है, छोटे में लिख दिया है। इसी को हम फैला करके टिंडल प्रभाव को क्या कर सकते थे, पूरे बोर्ड में लिख सकते थे, 10 तरह का एग्जाम्पल दे करके बड़ा बड़ा, लेकिन उससे क्या हो जाता, अब टिंडल प्रभाव को ही नहीं याद रख पाते और पढ़ने में ज़्यादा समय चला जाता है आपका। तो मतलब छोटे में टिंडल प्रभाव क्या है आप समझ सकते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इसको छोटा करके लिखा गया है। इस तरह के नोट्स के द्वारा आप, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आते रहेगा। आपको निःशुल्क क्रैश कोर्स क्या किया जाएगा, दिया जाएगा, खत्म किया जाएगा। तो आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।